क्वेश्चन नंबर है 40। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमें नेट इंपोर्ट्स गिवन है, नेट इंपोर्ट्स 60, सारी वैल्यूज लैक्स में है। नेट इंपोर्ट्स के बाद करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड दे रखा है, जो कि काम का नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट का कुछ नहीं होगा। ये दे रखे हैं -10। इसके बाद नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें गिवन है 300। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 200। नेशनल इनकम मतलब हमें गिवन है एनएनपीएफसी 1050। हमें गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, जो कि है 70। नेट चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक जो कि गिवन है वैल्यू 20, सॉरी 30। इसके बाद गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 20। और लास्ट आइटम गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है हमें कैलकुलेट करना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। ये क्वेश्चन की डिमांड है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से एग्रीगेट काउंट होता है जीडीपी एमपी, उसका फॉर्मूला जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। मुझे सबसे पहले वैल्यू चाहिए जीडीपी एमपी, लेकिन मुझे गिवन है एनएनपीएफसी। पहले इस एनएनपीएफसी को मैं जीडीपी एमपी में कन्वर्ट कर लूं। एनएनपीएफसी को जीडीपी एमपी में कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एनएनपीएफसी नेट को ग्रॉस में एड डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में। यदि एनएफआईए गिवन है माइनस कर देंगे, एनएफटीए गिवन है प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन है एनएफटीए। और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में हमें एनएनपीएफसी गिवन है जिसकी वैल्यू है 1050। डेप्रिसिएशन गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से 70। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 20, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 20 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमें गिवन है 100। तो ये वैल्यू आ गई 1050 प्लस 100 1150 और 90। जीडीपी एमपी आ गया 1240। मेरा जीडीपी एमपी आ गया 1240। जीडीपी एमपी 1240। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मुझे चाहिए फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट चाहिए डेप्रिसिएशन ऐड करके, मतलब ग्रॉस वाला। मुझे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 300। नेट वाली वैल्यू है, ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन, तो नेट वाले 300 में ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन 70। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 370। चेंज इन स्टॉक की वैल्यू गिवन है 30 और नेट एक्सपोर्ट्स की जगह मैं इस बार गिवन है नेट इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स की जगह मैं गिवन है नेट इंपोर्ट्स 60। वो मैंने कर दिया माइनस। तो 1240 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 370 प्लस 200 570, 570 माइनस 30 540। तो एक्स की वैल्यू आ गई 700। एक्स की वैल्यू आ गई 700। सारी वैल्यूज लैक्स में है। तो मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया 700। एक बार देखें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
जीडीएफ जीडीसीएफ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब प्रोड्यूसर का खर्चा, प्रोड्यूसर का खर्चा। प्रोड्यूसर दो जगह पैसा खर्च करता है, एक तो स्टॉक में या फिर इन्वेंट्री में, और दूसरा फिक्स्ड एसेट में। इस फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और जो डेप्रीशिएशन लगता है केवल फिक्स्ड एसेट पर लगता है, कभी भी स्टॉक पर डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालते कैसे हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है। या फिर इसका दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक। प्रोड्यूसर दो जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा, एक जगह स्टॉक में, दूसरा फिक्स्ड एसेट में। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हमें चाहिए होती है बिफोर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लगाने से पहले, मतलब हमें चाहिए ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू चाहिए फिक्स्ड एसेट की। फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक इसीलिए डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर वाला, ताकि बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे नेशनल में। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट, वो भी बिफोर डेप्रीसिएशन। अब स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो कि है मेथड नंबर 3। चैप्टर का आखिरी पार्ट मेथड नंबर 3, जो कि है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। तीसरा मेथड है, पहला था इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर, और तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्ट मेथड। इसको मैं आउटपुट मेथड भी कह सकता हूँ, आउटपुट। प्रोडक्ट मेथड का अल्टीमेट फॉर्मूला क्या रहेगा, या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज कैसे करेंगे, या फिर इस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? प्रोडक्ट मेथड कहता है कि एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल वैल्यू के, जितने भी मार्केट वैल्यू के फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, केवल हमें वही चाहिए, केवल हमें वही गुड्स की वैल्यू चाहिए और वही सर्विसेज की वैल्यू चाहिए। दिस मेथड कंसिस्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड by the producers during a period of an accounting year within domestic boundary। तो वापस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर निकालने वाले हैं, तो जो एग्रीगेट काउंट होगा वो होगा डोमेस्टिक, और टोटल मार्केट वैल्यू डिसाइड करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इस वैल्यू के अंदर टोटल खर्चा भी आएगा, खर्चा डेप्रीसिएशन भी एक खर्चा है। तो जो भी मेरा रिलेटेड एग्रीगेट निकल के आएगा इससे, उसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इससे वापस जो एग्रीगेट निकल के आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दिस मेथड कैलकुलेट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एन इकोनॉमी। दिस वैल्यू इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि डेप्रीशिएशन खर्चा है, इसलिए वैल्यू ग्रॉस। डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर वाला कंसीडर कर रहे हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर मुझे चाहिए मार्केट वैल्यू, तो मार्केट प्राइस पर एग्रीगेट काउंट होगा। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए, जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, ऐड करेंगे एनएफआईए और लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो निकल आएगा मेरा एनएनपीएफसी। तो मेरा निकलेगा एनएनपीएफसी। तो जीडीपी और जीवीएमपी, या मैं जीडीपी भी कह सकता हूं या फिर मैं कह सकता हूं जीवीएमपी। इन दोनों में से कोई भी नाम ले सकता हूं इस मेथड के अंदर। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कैलकुलेट जीवीएमपी। अब जीवीएमपी कैलकुलेट करने का मतलब है जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी या जीवीएमपी कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम में डेप्रीसिएशन, एनएफआईए और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद।
फॉर्मूला देखें कि जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या रहेगा। जीवीएमपी निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फाइनल आउटपुट का मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जितने भी मार्केट वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं एक टाइम पीरियड के दौरान। प्रोड्यूसर ने जितने भी मार्केट वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं एक टाइम पीरियड के दौरान, वो मानी जाएगी फाइनल आउटपुट, उसे बोलेंगे फाइनल आउटपुट। तो जो मेरा फॉर्मूला जीवीएमपी निकालने का वो है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, प्रोड्यूसर ने जितने भी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर ब्रेड बनाने वाला है, जिसकी फैक्ट्री है ब्रेड बनाने की। अब इस ब्रेड को बनाने के लिए वो मैदा परचेज करता है। इस ब्रेड को बनाने के लिए मैदा परचेज करता है। ब्रेड की कीमत है 30 रुपए एक पैकेट की, तो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 30। प्रोड्यूसर ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर किए हैं वो उसकी वैल्यू आई है 30 रुपए, लेकिन इसके अंदर जो भी मैदा इस्तेमाल हुई है इस ब्रेड को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट है 16 रुपए। उसकी कॉस्ट है 16 रुपए। तो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 30 रुपए माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 16। तो इसका मतलब इस प्रोड्यूसर का वैल्यू एडिशन कितना है? केवल 14 रुपए। या फिर मैं एक एग्जांपल समझू वैल्यू एडिशन को ताकि और क्लैरिटी आए। तीन प्रोड्यूसर्स हैं ए बी सी। तीन प्रोड्यूसर हैं ए, दूसरा बी और तीसरा सी। जो सी वाला प्रोड्यूसर है, जो सी वाला प्रोड्यूसर इस बी के लिए सी वाला प्रोड्यूसर इस बी के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और बी वाला जो प्रोड्यूसर है वो सी के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। सॉरी, बी वाला प्रोड्यूसर है वो ए के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और ए वाला इसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके आगे कस्टमर को सेल करता है। आगे सेल करेगा जी कस्टमर को। तीन प्रोसेस कहलाए या फिर तीन प्रोड्यूसर से होकर ये गुड कस्टमर के पास पहुंचता है। प्रोड्यूसर सी ने जो भी मटेरियल बी को भेजा है उसकी वैल्यू उसने भेजी है 20 रुपए के हिसाब से। इस प्रोड्यूसर सी ने ये रॉ मटेरियल अपने पास खुद बनाता है। इसने इस मटेरियल को 20 रुपए में बी के पास भेजा है। अब बी ने इसमें फर्दर थोड़ी वैल्यू एडिशन करके सपोज 10 रुपए इसने 30 रुपए ए के पास भेजा है। अब ए ने इस 30 रुपए में 8 रुपए ऐड करके 38 रुपए की वैल्यू कस्टमर को सेंड की है, या फिर उस प्रोडक्ट को बेचा है फाइनल 38 रुपए में। प्रोड्यूसर सी ने इसके लिए कॉस्ट 0 है क्योंकि इसने खुद मैन्युफैक्चर किया ये रॉ मटेरियल। इसने इस रॉ मटेरियल को आगे बेचा है 20 रुपए में। प्रोड्यूसर बी ने इस रॉ मटेरियल खरीदा 20 रुपए में, अपनी वैल्यू ऐड की 10 रुपए और आगे सेंड किया 30 रुपए में। प्रोड्यूसर ए ने इस 30 रुपए में अपनी वैल्यू ऐड की 8 रुपए और कस्टमर को बेचा 38 रुपए में। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, प्रोड्यूसर सी का वैल्यू फाइनल आउटपुट। प्रोड्यूसर सी के लिए उस फाइनल आउटपुट की वैल्यू है 20 रुपए। उसका फॉर्मूला होगा, यदि मैं प्रोड्यूसर सी के लिए जीडीपी एमपी निकालूंगा तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि इस मेथड के अंदर हर एक प्रोड्यूसर्स की वैल्यू एडिशन अलग अलग निकालते हैं। इस मेथड के अंदर हर एक प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिशन अलग अलग करके निकालते हैं, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है ये बी के लिए रॉ मटेरियल है लेकिन सी के लिए तो फाइनल गुड है। यदि मेरा काम ब्रेड बनाना है, मैं मैदा की ब्रेड बनाता हूं, मैं जिस व्यक्ति से मैदा परचेज करता हूं उस व्यक्ति के लिए मैदा तो फाइनल आउटपुट है। तो वैल्यू एडिशन या फिर आउटपुट मेथड कहता है कि हर एक प्रोड्यूसर्स के लिए उसका पर्टिकुलर गुड फाइनल है, तो हर एक प्रोड्यूसर के लेवल पे अलग अलग वैल्यू एडिशन अपन कैलकुलेट करेंगे। प्रोड्यूसर सी के लिए फाइनल आउटपुट की वैल्यू 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0,
तो प्रोड्यूसर सी का आ गया जीवीएमपी 20, ये आ गया सी का। अब प्रोड्यूसर बी की बात करें, प्रोड्यूसर बी की वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 30, और इसने पिछले प्रोड्यूसर से कितने में खरीदा है, 20 में, तो इसका आ गया 10 रुपए जीवीएमपी। प्रोड्यूसर ए के लिए वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 38, इसने पिछले प्रोड्यूसर से कितने में खरीदा है, 30 में, तो इसका जीवीएमपी 8। तो इसका मतलब टोटल इकोनॉमी के अंदर कितने की इनकम फ्लक्चुएट हुई, कितने की इनकम का इनफ्लो हुआ, 20 रुपए सी के, 10 रुपए बी के, और 8 रुपए ए के। तो 20 और 10 30 और 8 38। अल्टीमेट जो इकोनॉमी के अंदर इनकम का फ्लो हुआ है वो हुआ 38 रुपए का। वही 38 रुपए कस्टमर के लिए, कस्टमर को कॉस्ट पड़ी है या फिर प्रोड्यूसर ए की सेलिंग प्राइस है। वैल्यू एडिशन मेथड कुछ इस तरीके से चलता है। वापस आए तो वैल्यू एडिशन मेथड में हमें वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट में ऐड करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट में सॉरी लेस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक प्रोड्यूसर जितना भी गुड मैन्युफैक्चर करेगा, जितने भी मार्केट वैल्यू गुड मैन्युफैक्चर करेगा, उसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब पिछले प्रोड्यूसर से उसने कितने में खरीदा है। या फिर मैं एक अलग बात करूं, एक प्रोड्यूसर जितना भी माल बनाता है, फाइनल आउटपुट जितना भी बनाता है, उसमें से कुछ बेच देता है और कुछ अपने पास स्टॉक उसके पास बचता है। मैंने आज 10,000 रुपए का माल बनाया है, इस 10,000 में से मैंने 9500 का माल बेच दिया है और 500 का मेरे पास रखा हुआ है। या तो मैं बोलूं वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 10,000, या फिर मैं बोलूं सेल प्लस चेंज इन स्टॉक वापस 10,000। तो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकालने का दूसरा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक वापस कैसे निकालेंगे, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालना है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये मेरा जीवीएमपी निकालने का फॉर्मूला दूसरा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कुछ बातें याद रखनी है। नोट कौन कौन से हैं? नोट नंबर 1, value added means addition in the value of goods and services by present producer from the previous producer। value addition का मतलब होता है प्रेजेंट प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू ऐड की है प्रीवियस प्रोड्यूसर से। इन अदर वर्ड्स वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि हमने जो भी नॉन फैक्टरल इनपुट, जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है पिछले प्रोड्यूसर से, उसकी वैल्यू कितनी है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। टोटल प्रोडक्ट फर्म का 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 जो माल बेच चुके हैं मतलब सेल्स, और दूसरा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग में से मैं ओपनिंग माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा चेंज इन स्टॉक। एनएनपीएफसी कैसे निकालनी है, जीवीएमपी में निकाल चुका हूं, माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, ऐड करूंगा एनएफआईए और माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मेरा निकल आएगा एनएनपीएफसी या फिर नेशनल इनकम। पहली बात, वैल्यू एडेड मेथड से जो एग्रीगेट काउंट होगा वो होगा जीवीएमपी। फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट का मतलब है एक प्रोड्यूसर ने कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर किए या फिर प्रोड्यूस किए एक टाइम पीरियड के दौरान। एक प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, टोटल प्रोडक्शन। एक समय अवधि के दौरान टोटल प्रोडक्शन कितनी मार्केट वैल्यू का हुआ है, उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट का मतलब फाइनल प्रोडक्शन। मेरी यदि कुर्सी बनाने की फैक्ट्री है, मैं कुर्सी मैन्युफैक्चर करता हूँ, चेयर मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो टोटल मैंने एक साल के दौरान कितनी कुर्सियां बनाई हैं। मैंने एक साल में, सपोज 1 ईयर में, मैंने चेयर मैन्युफैक्चर की 100 और एक चेयर की मार्केट वैल्यू है 200,
तो इसका मतलब मेरा टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट आ गया 20,000। मेरा टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट आ गया 20,000। मैंने एक साल के अंदर टोटल 20,000 रुपए की कुर्सी बनाई है। लेकिन इस 20,000 में से, इस टोटल जो 200 रुपए की एक कुर्सी है, इसमें से मैंने अपनी कॉस्ट, कुछ मेरी कॉस्ट है और कुछ मैंने पिछले प्रोड्यूसर से रॉ मटेरियल परचेज किया था। मैंने जो प्लास्टिक की कुर्सी बनाई है उसके लिए जो मैंने प्लास्टिक परचेज किया वो पिछले प्रोड्यूसर से की है। तो उस प्लास्टिक की कॉस्ट मुझे माइनस करनी पड़ेगी। उस प्लास्टिक की कॉस्ट इसीलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रोड्यूसर ने मुझे वो प्लास्टिक बेची होगी उस प्रोड्यूसर के लिए फाइनल आउटपुट है वो, उस प्रोड्यूसर के लेवल पे वो फाइनल आउटपुट है। तो मैंने उस प्रोड्यूसर का भी वापस जो जीवीएमपी निकाला होगा कुछ इस तरीके से निकाला होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर रहा हूँ क्योंकि उस प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर सपोज बी है, तो बी की जो सेलिंग प्राइस थी वो सेलिंग प्राइस से पहले ही मैं जीवीएमपी कैलकुलेट कर चुका हूं। अब मैं निकाल रहा हूं जीवीएमपी प्रोड्यूसर ए की। तो ए का जीवीएमपी मुझे निकालने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डबल काउंटिंग हो जाएगी इनकम की। अदरवाइज इस 20,000 में सपोज ए ने 6,000 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया है 20,000 से, अगर मैं यहाँ पे 6,000 माइनस नहीं करूंगा तो इसका मतलब 20,000 ए का जीवीएमपी, 6,000 बी का जीवीएमपी, टोटल जीवीएमपी आ गया 26,000। टोटल नेक्स्ट जो कंट्री की इनकम आ गई वो आ गई 26,000। लेकिन 26,000 तो इनकम ही नहीं है। टोटल जो कस्टमर से पैसा आना है वो तो 20,000 ही आना है। जो पैसा टोटल कस्टमर से रिसीव किया जाएगा वो तो 20,000 ही होगा, जिसमें से 14,000 ए के हैं और 6,000 बी के हैं। 14,000 ए के हैं और 6,000 बी के हैं। अल्टीमेट जो हाउस होल्ड में पैसा बटना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पैसा बटेगा वो तो केवल 20,000 ही बटेगा। तो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो हमें हर बार माइनस करना पड़ेगा। बात आती है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। इसका फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे? एक प्रोड्यूसर जितना भी गुड मैन्युफैक्चर करेगा एक टाइम पीरियड के दौरान, उसमें से वो कुछ माल वो बेच देता है और कुछ अपने पास रिटेन करके रखता है। कुछ अपने पास रखता है रिटेन करके, या फिर कुछ माल जो नहीं बिक पाएगा वो उसके पास रह जाएगा। जैसे मेरे पास सपोज ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास साल के स्टार्टिंग में माल था 10,000 रुपए का जो पिछली साल नहीं बिक पाया था। इस साल मैंने माल और प्रोड्यूस किया है, मैंने इस साल माल प्रोड्यूस किया है सपोज 1,00,000 रुपए का। इस साल मेरे पास अब माल रह गया है केवल 5,000 का। तो मुझे पूछ रहा है सेल्स कितनी की होगी। यदि मुझे सेल्स निकालनी है, मेरे पास ओपनिंग माल था 10,000 का, 1,00,000 का माल मैंने और बनाया, टोटल माल मेरे पास हो गया 1,10,000। टोटल स्टॉक मेरे पास हो गया 1,10,000। मैंने उसमें से अभी भी मेरे पास माल रखा हुआ है 5,000 का। तो इसका मतलब 1,05,000 की सेल्स हो चुकी है। इसका मतलब सेल्स हो चुकी है 1,05,000 की। वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकालना है तो 1,05,000 प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग 5,000 में से माइनस करेंगे ओपनिंग के 10,000, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव 5,000। तो वैल्यू आएगी नेगेटिव 5,000। तो ये आ गया मेरा टोटल प्रोडक्शन इस साल का 1,00,000। ये आ गया मेरा टोटल प्रोडक्शन इस साल का 1,00,000। मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। सेल्स कितनी की है उसमें केवल ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करें इसी के ऊपर, वैल्यू एडेड मेथड का। देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर है 111। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 111। हमें निकालना है एनबीएफसी। हमें निकालना है एनवीएफसी। हमें दे रखी है परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन दी प्रोडक्शन यूनिट। हमने मशीनरी खरीदी है, वो भी कितने की, 100 करोड़ की। परचेज ऑफ मशीनरी गिवन है,
जब परचेज ऑफ मशीनरी क्यों दे रखी है, ताकि यदि मशीनरी की लाइफ दे रखी होगी तो डेप्रीसिएशन निकाल सकें। सेल्स 200, इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन 90, इनडायरेक्ट टैक्सेस 12, चेंज इन स्टॉक 10, एक्साइज ड्यूटी 6 और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये आ गया 5। ये मुझे 5 एलिमेंट गिवन है। नंबर 1 गिवन है परचेज ऑफ मशीनरी, नंबर 2 गिवन है सेल्स, फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंज इन स्टॉक, एक्साइज ड्यूटी एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेरा वैल्यू एडेड मेथड से काउंट होगा जीवीएमपी, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कि मैंने सेल्स कितनी की है, सेल्स का अमाउंट मुझे गिवन है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक 3 टाइप के होते हैं, नंबर 1 इज रॉ मटेरियल, नंबर 2 इज WIP, नंबर 3 इज फिनिश्ड गुड। हमें यहाँ पर चाहिए होता है केवल फिनिश्ड गुड का स्टॉक, केवल फिनिश्ड गुड का। मुझे रॉ मटेरियल 5 काम का नहीं है, मेरे काम का है केवल फिनिश्ड गुड का स्टॉक, वो भी 10। 200 प्लस 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब ऐसे गुड जो सिंगल यूज के हैं, जो कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड हैं, मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट जो कि है 90। तो मेरा जीवीएमपी आ गया 120, जीवीएमपी आ गया 120। मुझे निकालना है एनबीएफसी, मतलब मुझे निकालना है एनडीपीएफसी। मेरा जीवीए जीडीपी एमपी आ चुका है 120, एनवीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। तो जीडीपी एमपी में से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन और माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन और माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मेरा जीवीएमपी गिवन है 120 जो मैं निकाल चुका हूं, माइनस डेप्रीसिएशन। अगर इस मशीन की जो 100 करोड़ की मशीन है, इस मशीन की लाइफ दे रखी होती, इस मशीन की यदि लाइफ दी होती तो मैं डेप्रीशिएशन तुरंत निकाल लेता इस 100 करोड़ में लाइफ का डिवाइड करके। नहीं दे रखी तो फिर डेप्रीशिएशन मानेंगे 0। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे एक गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा गिवन है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ब्रॉड हेडिंग में दे रखी है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हम 12 लेंगे, हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे। केवल इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो अमाउंट दे रखा है 12, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ये सारे आते हैं। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है, तो हमें जो ब्रॉड हेडिंग है वो लेनी है, मतलब 12। तो ये आ गया एनवीएफसी 108 करोड़। ये एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 12।